हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझेंगे। साथ में आर्द्रता और प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 की मिलेंगी आपको, चैप्टर 2 की। तो चलिए शुरू करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले अनेकों कारण हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण आपको मैं बताऊंगा। पहला है कि सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और अगर सतह का क्षेत्रफल कम हो जाए तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। इसी कारण कपड़े को सुखाने के लिए उसे हम फैला देते हैं, क्योंकि फैला देने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे जल के कण जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में घुल जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि तापमान। तापमान बढ़ने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने पर द्रव के जो कण हैं उन्हें पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, और वो गतिशील अवस्था में होकर तेजी से वायुमंडल में घुल जाते हैं और आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे वायु की गति के बारे में। वायु की गति तेज होने पर भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी कारण तेज हवा में कपड़े आसानी से और जल्दी सूख जाते हैं। अगला पॉइंट आता है आर्द्रता। पहले आप समझिए कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता वायुमंडल में घुले हुए जल के कण होते हैं, या यूं कहें हम वायुमंडल में उपस्थित नमी या जलवाष्प की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल में अगर नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो जल के कण वाष्पीकृत होकर आसानी से ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में नहीं घुल पाएंगे। इसी कारण आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। आगे पढ़ते हैं हम कि आर्द्रता होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प या नमी की मात्रा होती है। तो यही हमारी सिंपल डेफिनेशन है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। बरसात के मौसम में आर्द्रता अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश होने पर वायुमंडल में नमी या जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण आर्द्रता अधिक हो जाती है। इसी कारण बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट समझेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जब हम हथेली पर एसीटोन या परफ्यूम की बूंदें डालते हैं तो हमारे हथेली पर हल्का सा शीतलता का अनुभव होता है या ठंडक सी महसूस होती है। आखिर ये क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि जब हथेली पर एसीटोन या परफ्यूम की बूंदें डालते हैं तो एसीटोन के कण हथेली से ऊष्मा लेकर और उसके आसपास से ऊष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिस कारण हथेली की ऊष्मा कम हो जाती है और हमें शीतलता का अनुभव होता है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सूती कपड़े जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। इसलिए गर्मियों में जब हमें पसीना आता है तो उस पसीने को सूती कपड़े ज़्यादा मात्रा में सोख लेते हैं और आसानी से वायुमंडल में वाष्पीकृत कर देते हैं। इसी कारण गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनने चाहिए, जिससे हमें सहजता भी महसूस होती है। आगे एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि गर्म भोजन की गंध दूर तक जाती है, लेकिन ठंडे भोजन की गंध दूर तक नहीं जाती, या यूँ कहें कि महक गर्म भोजन में ज़्यादा आती है और ठंडे भोजन में नहीं आती। इसका कारण ये है कि तापमान बढ़ने पर भोजन के जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये वायु में बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसी कारण गर्म भोजन में हमें गंध या महक ज़्यादा दूर तक आती है, लेकिन ठंडे भोजन के में गतिज ऊर्जा कम होने या तापमान कम होने के कारण उसके कणों की गतिज ऊर्जा इतनी नहीं हो पाती कि वो वायु में अधिक दूर तक ट्रैवल कर सके। इसलिए गर्म भोजन में महक दूर तक पहुंचती है और ठंडे भोजन में महक दूर तक नहीं पहुंच पाती है। तो अगर ये प्रश्न आए, आसानी से हम इस पॉइंट को लिख देंगे और हमारा प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। पहले इसे प्रसुप्त ऊष्मा को पढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि प्रसुप्त ऊष्मा आखिर क्या होती है। देखिए, जब भी कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचता है
तो उसे ऊष्मा दी जाती है जिससे उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि वस्तु का तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, फिर भी हम उसे ऊष्मा देते रहते हैं और वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब तापमान नहीं बढ़ रहा, दी गई ऊष्मा को ही हम प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिस ऊष्मा से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इसे इस प्रकार समझेंगे हम, प्रसुप्त ऊष्मा स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा वो होगी जिसमें स्थिर ताप पर कोई ठोस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है। जैसे बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, यानी 1 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरी अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे बर्फ का तापमान तो नहीं बढ़ता लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। आखिर यह होता क्यों है? वो इसलिए होता है, जब भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनके बीच के अंतराणविक बल जो होते हैं या बंध होते हैं उन्हें तोड़ना आवश्यक होता है। तो ये गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच के अंतराणविक बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अब समझेंगे हम कि वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा भी बिल्कुल ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें द्रव के तापमान में तो परिवर्तन ना हो लेकिन द्रव एक अवस्था से दूसरी अवस्था यानी कि द्रव गैस में या भाप में परिवर्तित होने लगे, उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल के वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। इसे हम इस एग्जाम्पल के से समझेंगे। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेंगे। अब इस जल का तापमान नापने के लिए इसमें एक थर्मामीटर लगा देंगे। बर्नर की सहायता से इसे तेज गर्म करेंगे। गर्म करने पर जल का तापमान जो है जल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और जब यह तापमान 100 डिग्री सी तक पहुंच जाएगा तो अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जल के कण वाष्प में परिवर्तित होते रहेंगे। तो इस अवस्था में जिसमें तापमान तो बढ़ना बंद हो गया है, 100 का 100 डिग्री सी ही रह गया है, लेकिन द्रव के कण या जल के कण धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इस अवस्था में दी गई ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। तो दोस्तों हमने काफ़ी कुछ इसमें समझ लिया है। अब हमें कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ नहीं हैं। उसके लिए हम क्या समझेंगे? देखिए, प्रकाश, ऊर्जा, ध्वनि, ऊष्मा, निर्वात ये पदार्थ नहीं होते। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी आता है तो उस पर हम टिक लगा देंगे कि ये पदार्थ नहीं होते, क्योंकि ये परमाणु या अणुओं से मिलकर नहीं बने होते। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वीडियो था। इस वीडियो के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम सेकंड वीडियो में, चैप्टर 2 का वो वीडियो होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।